तूफानी हवाओं और बारिश की एक डरावनी शाम थी। प्रतापपुर गांव के दो लोग मंगल और जगत भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। उनके चेहरों की लकीरें बता रही थीं कि वे अंदर से कितने टूटे हुए हैं। जहां रोज ये लोग हंसी मजाक करते हुए 3-4 कप चाय पी जाते थे, आज वहां किसी ने एक घूंट तक नहीं भरा। पूरा गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था। इसी बीच गांव के बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी ठाकुर विक्रम सिंह छाता संभालते हुए दुकान पर आ पहुंचे। अरे मंगल, जगत, तुम लोग यहाँ इस तरह सिर झुकाए क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए इतना समय हो गया, पर मैंने कभी तुम लोगों को इतना मायूस नहीं देखा। हमेशा कुछ न कुछ बात करते रहते थे। आज क्या हुआ? भोलू ने धीमी आवाज में कहा। आइए हुकुम, बैठिए। आपकी कड़क चाय अभी बनाता हूँ हुकुम। मुझे मालूम था कि इस बारिश में आप यहाँ जरूर आएंगे। हाँ भोलू, आज इलायची वाली चाय पिलाना। सिर बहुत भारी हो रहा है। और हाँ, तुम लोगों ने बताया नहीं कि आखिर बात क्या है। इतने उदास क्यों हो? मंगल ने लंबी सांस लेकर कहा। ठाकुर साहब, बात ही ऐसी है। अब जानते हैं कि हमारे गांव में कोई छोटा अस्पताल भी नहीं था। जब भी कोई बीमार होता था तो उसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए 15 मील दूर शहर ले जाना पड़ता था। रास्ते में ही कई मासूमों ने दम तोड़ दिया। इसीलिए हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर इस गांव में एक अस्पताल की इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन क्या मंगल? लेकिन हुकुम, सारी बचत खत्म हो गई। इमारत तो बन गई, पर मरीजों के लिए बेड और दवाइयों का खर्च कहां से आएगा? हमारे पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा। सब अधूरा रह गया। ठाकुर साहब कुछ देर शांत रहे, फिर बोले। ओह, ऐसी बात है। देखो भाई, मेरे पास नकद तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सारी पेंशन अपनी पोती की पढ़ाई में लगा दी। लेकिन हाँ, भानपुर गांव में मेरी एक बहुत पुरानी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसे आएंगे उससे अस्पताल का सारा काम पूरा हो जाएगा। क्या कहते हो? जगत चौंक कर बोला। हुकुम, आप अपनी खानदानी जमीन बेच देंगे? ठाकुर साहब मुस्कुराए। अरे भाई, मेरा तो अब समय ही कितना बचा है। जो सम्मान मुझे इस गांव से मिला है, उसके आगे ये जमीन कुछ भी नहीं। वैसे भी ये तो एक महान काम है। भगवान ऐसे मौके हर किसी को नहीं देता। भोलू, मंगल और जगत की आंखों में आंसू आ गए। तीनों ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब का आभार माना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? सुनो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। कुछ लोग उस जमीन को पहले भी खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर बात बन गई तो उन्हें ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह ठाकुर विक्रम सिंह, मंगल और जगत भानपुर की ओर निकल पड़े। जब वे ट्रेन में सवार थे, तब बाहर प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा था। आसमान में घने काले बादल छाए थे और हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां थरथरा रही थी। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी बारिश में स्टेशन से वहां तक जाना मुश्किल होगा। बीच में एक नदी भी तो पड़ती है। हुकुम, क्या आपका घर स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन से उतरकर हमें पहले घाट तक जाना होगा, फिर वहां से नाव लेकर नदी पार करनी होगी। मेरा गांव नदी के ठीक उस पार है। बातें करते करते समय बीत गया और आखिरकार जब वे स्टेशन पहुंचे तो शाम गहरा चुकी थी। उस सुनसान स्टेशन पर सिर्फ वे 3 ही मुसाफिर उतरे थे। अभी बारिश थोड़ी थमी थी। चलो जल्दी करो, देखते हैं नाव मिल पाती है या नहीं। ठाकुर साहब ने तेजी से कदम बढ़ाए। स्टेशन के बाहर सन्नाटा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा और भी खौफनाक लग रहा था। वे स्टेशन के पास एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहाँ हमेशा इक्के तांगे मिलते थे, पर आज एक भी सवारी नहीं है। इतनी बरसात में कौन आएगा? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरी ट्रेन से कोई यहाँ उतर सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। और वे तीनों अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद मिट्टी वाले रास्ते से एक बैलगाड़ी के आने की आवाज आई। रुको रुको, लगता है कोई सवारी आ रही है। जैसे ही वो बैलगाड़ी करीब आया, ठाकुर साहब ने चालक को देखते ही पहचान लिया। अरे लखन भैया, आप! कितने सालों बाद मुलाकात हुई है। चालक ने ठाकुर साहब को गौर से देखा और हैरानी से बोला। अरे विक्रम, तुम यहाँ कैसे हो?
अपने गांव जा रहे हो क्या? हाँ लखन भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये मेरे साथी मंगल और जगत हैं। हम लोग मेरे पुराने घर जा रहे थे। लखन भैया, क्या आप हमें नदी के किनारे तक छोड़ देंगे ताकि आज रात की आखिरी नाव मिल जाए? इस मौसम में नाव? खैर चलो देखते हैं, बैठो जल्दी, नहीं तो रात यहीं बितानी होगी। सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और वो अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ठाकुर साहब बोले, लखन भैया, आपकी तो उम्र हो गई है, फिर भी आप अभी तक बैलगाड़ी चला रहे हैं। थकान नहीं होती? थकान? हाँ, पहले होती थी, अब नहीं होती। पहले होती थी, अब नहीं होती, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं भैया, तुम बताओ, तुम तो बहुत दिनों बाद भानपुर आए हो, हमें तो भूल ही गए थे। नहीं नहीं लखन भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल काम में इतना फंसा था कि आना नहीं हो पाया। आज भी एक जरूरी काम से ही आया हूँ। गांव में जो मेरी जमीन है उसे बेचने का फैसला किया है। बेच दोगे? क्यों? ठाकुर साहब ने अस्पताल वाली पूरी बात बताई। लखन ने सुनकर कहा, विक्रम, तुम सच में इस खानदान का नाम ऊंचा कर रहे हो। बातचीत के बीच वे लोग नदी के घाट पर पहुंच गए। जब उन्होंने नदी की ओर देखा तो मंजर डरावना था। जो नदी हमेशा शांत रहती थी, आज वो शोर मचा रही थी। घाट पर कुछ नावें बंधी थीं, पर कोई नाविक वहां नहीं था। जो डर था वही हुआ, कोई नाविक नहीं है यहाँ। भला इतनी रात इस बारिश में यहाँ कोई क्यों ही रहेगा? अब तो लगता है रात इसी खुले आसमान के नीचे गुजारनी होगी। जगत ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहां आसमान में बादल फिर से गरजने लगे थे। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। लखन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वे तीनों बात कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो लखन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है अभी कोई नाविक नहीं मिलेगा और बारिश फिर से आने वाली है। तो एक काम करो, वहाँ सामने ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। लखन भैया सही कह रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आज रात यहीं गुजार लेते हैं। लखन भैया, आज आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, जगत ने ठीक कहा। ठाकुर साहब, आज रात लखन भैया के यहाँ ही गुजार लेते हैं। वे सब लखन के घर की ओर बढ़े। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी पुरानी सड़न की बदबू आई, जैसे बरसों से घर बंद हो। लखन भैया, घर में ऐसी बदबू क्यों है? फर्श भी गीला गीला सा लग रहा है। अरे मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए घर ऐसा है, और पानी शायद खिड़की से अंदर आ गया होगा। घर में खाने को तो कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता न करें, इतने खराब मौसम में रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ सोएंगे? मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा। क्यों? आप हमारे साथ ही सो जाइए ना। नहीं नहीं, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। और ये कहकर लखन बाहर चला गया और वो तीनों जमीन पर चटाई डालकर सो गए। गहरी रात में अचानक ठाकुर साहब की आंख खुली। बाहर से किसी के जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब पहले तो चुप रहे, लेकिन आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। वे चुपचाप उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर ठाकुर साहब के होश उड़ गए। लखन भैया घर के पीछे एक पेड़ के नीचे पागलों की तरह जमीन खोद रहे थे। मंगल, जगत, उठो जल्दी, कुछ गड़बड़ है। मंगल और जगत दोनों नींद से जाग गए। ठाकुर साहब ने दोनों को जगाया और खिड़की के पास बुलाया। अरे लखन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। हुकुम, आपको कोई वहम हुआ होगा। नहीं, ये कोई वहम नहीं था। चलो बाहर जाकर देखते हैं। जब वे तीनों बाहर उस पेड़ के पास पहुंचे तो लखन वहां नहीं था, पर वहां की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी। मैंने लखन भैया को यहीं देखा था। लगता है वहां पेड़ के नीचे जमीन में कुछ है। जरा देख तो मंगल, क्या है वहां? मंगल ने हाथ से मिट्टी हटाई
तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक तांबे का कलश दिखाई दिया। इसमें तो बहुत सारा धन है हुकुम। सच में, लेकिन ये है किसका? और लखन भैया कहाँ चले गए? ये किसी और की अमानत है, हमें इसकी जरूरत नहीं। इसे जैसा था वैसा ही कर दो और वहां से चले आओ। तभी अचानक वो पेड़ कांपने लगा। ऊपर से एक भयानक लंबी आकृति दिखाई दी जिसका चेहरा लखन का ही था, पर वो बहुत डरावना दिख रहा था। डरो मत विक्रम, मैं लखन हूं। मैं बस ये देख रहा था कि क्या तुम आज भी उतने ही ईमानदार हो या फिर समय के साथ लालची तो नहीं हो गए। अगर तुम चाहते तो इसे ले सकते थे, और मैं तो बूढ़ा हूं, तुम तीनों के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता, लेकिन तुमने इसे छुआ तक नहीं। इतनी जरूरत होने के बावजूद भी तुम सच में महान हो। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? मैं 2 साल पहले ही मर चुका हूँ। एक रात इसी रास्ते पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मेरी ये जमा पूंजी मुझे मुक्ति नहीं लेने दे रही थी। मैं किसी ऐसे हाथ की तलाश में था जो इसका सही उपयोग करे। आज मुझे तुम मिल गए। ये पैसा ले जाओ और अस्पताल बनवाओ। तुम्हें अपनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। पर लखन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहते ही लखन का वो भयानक चेहरा धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। वे तीनों बस उस कलश को देखते रह गए। वो तूफानी रात उन्हें एक नया जीवन और गांव को एक नया अस्पताल दे गई थी।